हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हेनरीज लॉ। ओके। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस नहीं ना, आने वाली क्लास, केमिस्ट्री की आने वाली क्लास बहुत बेसिक रहने वाली है। आने वाले जितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं उसी से बेस्ड रहेंगे। व्हाट, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, ठीक है। बेहतरीन, मजा आने वाला है। मजा मतलब समझते हो, मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास को 100% अपेयर कीजिएगा, अटेंड कीजिएगा, ठीक है। मजा आएगा। और स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, लास्ट टाइम क्या देखे थे भाई? द्रव विलयन देखे थे, है ना। ठोस द्रव विलयन देखे थे। आज देखेंगे गैस विलयन, सॉरी गैस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। स्टूडेंट, हमने सॉलिड जो सॉल्यूशंस है ना, ठोस विलयन, उसमें 2 टाइप्स देखे थे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस एंड रिप्लेसमेंट सॉलिड सॉल्यूशंस। ओके। और उसका सेकंड टाइप जो था वो था लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हमने देखा था सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है जो सॉल्यूट है वो हमारा सॉलिड होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, विलायक जो है द्रव हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था द्रव विलयन, जिसमें विलय भी द्रव और विलायक भी द्रव। आज अभी हम देखेंगे और इसी से फिर आएगा हेनरी का नियम, इसी में, है ना। तो थोड़ा सा बहुत जानकारी मतलब रखना भी चाहिए, आपको आता है, जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं कभी कभी। तो गैस द्रव विलयन क्या है स्टूडेंट, ये समझिएगा। गैस द्रव विलयन, ठीक है। तो जनरली जो है गैस और द्रव, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशंस होमोजीनियस सॉल्यूशंस नहीं बनता, फिर भी इसको रखा गया है, नहीं बनता। आप सोचो ना, गैस को द्रव में कैसे मिलाओगे, ठीक है। जनरली वो होमोजीनियस नहीं बनता, फिर भी उसको सॉल्यूशन में रखा गया है। तो उसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो गैस द्रव विलयन में स्टूडेंट हमारा जो सॉल्यूट होगा वो गैस हो जाएगा और सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। जैसे उदाहरण है आपका, भाई पानी में रहने वाले जीव जंतु जो है वो कैसे ऑक्सीजन प्राप्त करते होंगे, तो गैस जो है जल में विलय ऑक्सीजन का ही तो ग्रहण करते हैं ना। तो वही इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन अभी आपको पूरा चीज समझ में आना है, ढेर सारा चीज समझ में आना है, ठीक है। तो सुनते जाइएगा। ये तो हो गया प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित, विलेयता को ना ऐसे लिखेंगे, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, करने वाले कारक। इसको ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ओके। तो वो क्या क्या है ये देखिएगा। फर्स्ट, गैस व विलायक की प्रकृति, गैस व विलायक की प्रकृति या नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या होता है, कैसे होता है, ये समझिएगा। देखो यार, समान विलायक में, एक ही विलायक ले लीजिए आप, पानी ही ले लीजिए, ठीक है। समान विलायक में भिन्न भिन्न गैसों का विलेयता भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। ऐसे गैस जो जल के साथ, ऐसे गैस जो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया नहीं बोलेंगे, चाहे रासायनिक अभिक्रिया भी बोले, क्रिया करते हैं, वे उसमें ज्यादा विलय होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये ऐसे गैस हैं स्टूडेंट जो जनरली आपका H2O के साथ क्रिया नहीं करते। इसलिए आप ऐसे वर्ड में लिखते जाएंगे ना, मैं ऐसे समझा रहा हूं सिंबल के थ्रू। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए जल में कम विलय होते हैं अपेक्षाकृत अमोनिया। अमोनिया जल के साथ क्रिया करता है स्टूडेंट, और क्या बना लेता है, देखिएगा ये क्या बना लेगा, NH3NH4OH। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है अगेन इसके साथ हमारा जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, H2SO3, H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल भी बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार स्टूडेंट HCl है, H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा भाई, बोलो, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, HClH2O ऐसा कर देते हैं अभी फिलहाल, आप इतना में समझ जाइएगा। ये भी इसके साथ रिएक्शन कर लेता है और ढेर सारे हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा डिसॉल्व होते हैं अपेक्षाकृत कम अभिक्रिया करने वाले से। ये फर्स्ट आपका हो गया। सेकंड आता है स्टूडेंट टेम्परेचर। क्या चीज, ताप, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट। क्या होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, ये देखो, जनरली मैक्सिमम
इसमें ली सातेलिए का नियम मैं समझा सकता हूँ, लेकिन आप उधर मत जाइए, ज़्यादा आपको मैं प्रेशर नहीं दूंगा दिमाग में। ये समझिएगा आप, ये देखिए स्टूडेंट, जब भी हम पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, है ना, पानी को टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो जनरली होता क्या है, ये देखो आप, उसमें जो गैसेस के फॉर्म, गैसेस जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, वेपर के रूप में निकलने लगते हैं, और लिक्विड भी वेपर बन जाता है। सही बात है कि नहीं है भाई, एकदम कॉमन सी बात है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जनरली ताप बढ़ाने से जो गैस का विलेयता है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है। समझ में आ गया। इसको ली सातेलिए नियम से भी समझा जा सकता है। अच्छा, इसी के साथ साथ प्रीवियस क्लास जो अटेंड किए हैं बच्चे, उनको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं, उसमें सॉरी मैं बताना भूल गया था। क्या चीज, द्रव और ठोस द्रव को भी ताप प्रभावित करता है। ठोस द्रव जो विलयन था हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ठोस द्रव विलयन, इसको भी क्या करता है स्टूडेंट, हमारा जो है ताप प्रभावित करता है। और वो ताप कैसे प्रभावित करता है, यदि ठोस द्रव विलयन और द्रव विलयन दोनों के लिए है, ठोस द्रव विलयन यदि उष्मा शोषी हो, मतलब एनर्जी एक्सेप्ट इनहेल करता है, ठीक है ना, उष्मा शोषी, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी लेता है, -H डेल H, ठीक है, कोई अभिक्रिया है, तो उसमें क्या होगा, हमारा ताप देने पर विलेयता बढ़ेगी, ताप देने पर विलेयता बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसे अभिक्रिया जो उष्माक्षेपी हो, मतलब रिमूव करता है, एनर्जी निकलती है जिसमें, मतलब प्लस डेल H होता है, ठीक है, ऊर्जा निकलती है, तो वहां पे क्या होगा, ताप देने पर वह उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट एक उदाहरण देखिएगा, चूना पत्थर है ना, कैल्शियम कार्बोनेट चूना, जिसको हम घर पोताई करने के लिए यूज करते हैं, उसको जब हम पानी में डालते हैं तो ऑटोमेटिक वो हीट हो जाता है, आपको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना हीट हो जाता है कि चाय बना सकते हो आप मजाक कर रहा हूँ, बट बहुत हीट हो जाता है, आप हाथ डाल के देखोगे तो बहुत जल जाएगा हाथ, है ना, इतना हीट हो जाता है। तो एक्चुअल में वो क्या है, उष्माक्षेपी है, ठीक है। तो वहां पे आप उसको और गर्म करोगे तो वो जो डिजोल्यूशन है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर में, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले से वो उष्मा दे रहा है और आप उसको और उष्मा दे रहे हो, उसको जरूरत ही नहीं है उष्मा की। बात समझ में आ गई। तो ये था ठोस और द्रव के केसेस में। आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे और वहां पे अगर नोट होगा तो लिख लेंगे प्लीज, है ना, मैं बताना भूल गया था, याद आ गया अभी देखा तो इसको। तो ताप का प्रभाव इसके लिए क्या हो जाएगा कि ताप बढ़ाने पर हमारा जो है विलेयता और गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है दाब का प्रभाव। अब यहीं से हमारा हेनरी का नियम चालू हो जाता है, ठीक है ना। देखो भाई क्या है दाब का प्रभाव, ऐसे देखिएगा दाब का प्रभाव को, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे होता है। हेनरी नामक एक वैज्ञानिक थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ये देखो, दो बर्तन ले लिया, ठीक है ना, वेसल ले लिए आपका दो, एक में उन्होंने क्या किया, ठीक है जी, एक में उन्होंने क्या किया, ये ले लिया वाटर या जो भी है लिक्विड फॉर्म में, दोनों में ले लिया एक समान, है ना, एक समान मतलब स्थिर आयतन पर, और दोनों का टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। स्थिर आयतन पर, सॉरी, स्थिर ताप पर और निश्चित आयतन वाला दो बर्तन ले लिया, ठीक है, ए और बी। अब उन्होंने क्या किया पता है, दोनों में लगा दिया पिस्टन। क्या लगा दिया भाई, बोलो, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हो ना, पंप तो देखे होंगे, हवा भरते हैं, वो वाला पिस्टन लगा दिया स्टूडेंट। अब पिस्टन लगाने के बाद क्या किया, यहां पर क्या रहेगा भाई, स्पेस है यहां पे, तो स्पेस पे क्या रहेगा, गैस रहेंगे, क्या रहेंगे, गैस रहेंगे, गैस, स्पेस से तो गैस रहेगा ना भाई, समझ में आ रहा बात ना। पानी बॉटल देखो ना, जहां स्पेस रहता है वहां क्या रहता है, गैस रहता है, समझ रहे, नहीं है तो फ्रीजर देखो यार, मेरे पास होगा शायद पानी बॉटल, ये तो है पानी बॉटल, ठीक है ना। यहां तक द्रव है, बीच में क्या भरा हुआ, गैस है, ये पिस्टन लगा दिए, और क्या, तो बीच में क्या है, गैस है। अब स्टूडेंट वो क्या किया, जो हेनरी था उसने क्या किया, ये गैस है ना, थोड़ा सा ज्यादा गैस बना देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक तो यहां एक कांस्टेंट कर दिया, दूसरे में क्या किया, प्रेशर देना चालू किया। प्रेशर देने का मतलब समझते हो, प्रेशर दे रहा है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, इसको क्या किया उन्होंने, प्रेशर देना चालू किया, दबाना चालू किया, और दबा करके कहां ले आया, यहां तक ले आया, ये देखो, दबा करके कहां ले आया, यहां ले आया। तो क्या रहेगा, वो बीच का जो गैस रहेगा वो डिजॉल्व हो जाएगा कहां पे, हमारा द्रव में। समझ में आया स्टूडेंट सबको अच्छे से भाई, कहां डिजॉल्व हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही। जब प्रेशर दोगे तो क्या होगा, गैस कहां जाएगा, यहां तो ये तो एकदम आइसोलेटेड है ना, यहां से गैस बाहर निकल नहीं सकता, या तो ये फट जाएगा, बर्तन फट जाएगा, या तो क्या होगा, गैस जो है द्रव में घुल जाएगा।
घुलेगा कि नहीं घुलेगा? तो दाब देने से विलेयता में क्या होती है? वृद्धि होती है। यह हेनरी का कहना था। किसी चीज को दाब देने से, मतलब दाब का प्रभाव क्या है कि दाब बढ़ाने से द्रव में गैस की विलेयता में वृद्धि होती है। अब उन्होंने इसका नियम दे दिया, हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। क्या नियम दे दिया भाई? ये देखो, सुनते जाइएगा अच्छा से ना। स्थिर ताप पर निश्चित आयतन, द्रव के निश्चित आयतन में दाब को बढ़ाने पर गैस की विलेयता में वृद्धि होती है, अर्थात लगाया गया दाब गैस की विलेयता के अनुक्रमानुपाती होती है। समझ में आ गया अच्छे से? ये उन्होंने क्या दे दिया? नियम दे दिया। माना कि मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, ये विलेयता, गैस की एक निश्चित आयतन में विलेयता को मैं शो कर देता हूं m से, स्मॉल m। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू p, जहां p क्या है? दाब, लगाया गया दाब। जहां, अब इसको देखिएगा, ये हेनरी का नियम है। अब इसको जब हटाया गया तो हमारा कांस्टेंट लगेगा डेफिनेटली, और वो कांस्टेंट क्या था? हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, KH, हेनरी कांस्टेंट है ये स्टूडेंट। वेयर जहां m हमारा क्या हो जाएगा? द्रव में विलेय गैस की मात्रा, गैस की मात्रा, और जहां हमारा P क्या है? गैस पर, विलायक पर लगाया गया, विलायक पर लगाया गया दाब। सबको अच्छे से क्लियर हो गया? इतना चीज अच्छे से क्लियर है? और वेयर के एच क्या है? हेनरी का नियतांक, हेनरी का नियतांक, ओके ना? कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, समझ में आ गया सबको अच्छे से? ये थी। अब इसी को स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, हेनरी ने क्या किया, मैं बोलते जाता हूं, आप लोग लिखते जाया करो जो चीज एसेंशियल चीजें हैं, है ना। हेनरी ने क्या किया, इसी चीज को मोलो के लिए अप्लाई किया। क्या किया? मोलो के लिए। जब हेनरी के नियम को मोलों के लिए लिखा जाता है तब विलायक के ग्राम मोलों की संख्या, ग्राम मोलों की संख्या नहीं, मोल प्रभाज उस पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, ठीक है ना। मीन्स दैट ये हो जाएगा स्टूडेंट कि XA इज प्रोपोर्शनल टू PA, देन XA इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का KH PA। क्लियर हो रहा है सब चीज? तो ये चीज हो जाएगा। ये किसके लिए है? मोलों के लिए हेनरी का नियम, मोलों के लिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। अब अच्छे से क्लियर हो गया? ये चीज है। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, at a constant temperature and a fixed volume of solvent, okay, the dissolutions of solute is proportional to pressure. It is a Henry's law. That is clear? मैं इसको रफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसी में एक चीज और देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ये जो फॉर्मूला आया हम लोग के लिए, ये वाला, इस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं। कैसे काम करेंगे ये देखिए। इसको मैं लिख सकता हूं KA इज इक्वल टू है KH और PA, है ना। इसको मैं सेकंड टर्म्स में क्या लिख सकता हूं, ये देखिएगा। इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट मैं, ये KH इज इक्वल टू PA, ऐसा लिखा जा सकता है। और एक टर्म और लिख सकता हूं मैं, कैसे लिख सकता हूं? KA XA डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू KH, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऐसा डिफरेंट आप लिख सकते हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखो इसमें क्या आता है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, लगाया गया। अब इसको मैं ग्राफ के जरिए से शो करूंगा स्टूडेंट, ग्राफ के फॉर्म में शो करूंगा। तो मैं कैसे शो करूंगा, ये देखिएगा। ये लगाया गया दाब है और इसके कारण क्या परिवर्तित हो रहा है? विलेयता परिवर्तित हो रहा है। तो लगाए गए दाब को हम लोग शो करेंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में, और विलेयता को हम शो कर देंगे किसमें? वाई एक्सिस में। समझ में आ रहा है? तो देखने हमको मिल क्या रहा है, ये देखो, इस प्रोपोर्शनल टू, इट इज अ प्रोपोर्शनल टू। जितना हम दाब लगा रहे हैं स्टूडेंट, उतना ही हमारा विलेयता बढ़ रहा है। तो दाब लगाने से, दाब को बढ़ाने से, दाब इधर मैं बढ़ा रहा हूं, सपोज दैट इतना दाब लगाया, यहां पे दाब लगाया, तो इतना विलेयता थी, माना कि, है ना, यहां इतना दाब पर इतना विलेयता, इतना दाब लगाया तो इतना विलेयता हो गई, मतलब बढ़ रहा है। दाब बढ़ाने से, इतना दाब लगाया तो इतना विलेयता हो गई, मतलब दाब बढ़ाने से विलेयता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इतना दाब लगाया तो इतना विलेयता हो गई, ये देखिए। तो इसको अगर मैं वो करता हूं स्टूडेंट, पॉइंट को
जोड़ता हूं तो कुछ ऐसा, ये देखिएगा, मुझे एक क्या मिल रहा है, स्लोप मिल रहा है, ढाल मिल रहा है, ठीक है, जो निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है। ये स्पष्ट करता है कि आपका दाब बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये चीज है और कुछ नहीं। तो इसको 2-3 आप टर्म्स लिख सकते हो कि दाब बढ़ाने से एक, हमको दाब और विलेयता के बीच ग्राफ खींचने से, ग्राफ बनाने से एक ढाल प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि दाब बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। दूसरा टर्म्स लिख सकते हो, हेनरी के नियतांक को बढ़ाने से हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, विलेयता कम हो जाती है या दाब कम हो जाता है, ऐसे लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक छोटा सा कॉमन सा टर्म्स था। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ हेनरीज लॉ। तो क्या है स्टूडेंट, वो देखते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं आप लोग लिखते जाइएगा, मैं बोलते जाता हूं। फर्स्ट है स्टूडेंट आदर्श अवस्था। यह जो नियम है, इसीलिए पहले ही हेनरी ने नियम में दिया था अपना, एक निश्चित ताप और एक, ठीक है, एक समान आयतन, स्थिर ताप और निश्चित आयतन बोला था। तो ये जो नियम है वो कहां पे लागू होता है, आदर्श अवस्था पर लागू होता है। आदर्श अवस्था मतलब होता है स्टूडेंट मिनिमम कम दाब और अधिक ताप पर यह नियम जो है लागू होता है, पहला। दूसरा कंडीशन क्या है, ये देखो। दूसरा कंडीशन ये है स्टूडेंट कि विलायक और विलेय के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। विलायक और विलेय के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, यह है। तीसरा क्या है, ये देखिए आप, आदर्श अवस्था हो गया, ये हो गया। तीसरा क्या है स्टूडेंट, तीसरा है हमारा संगुणन और वियोजन। ठीक है, व्हाट इज अ संगुणन एंड वियोजन, इसको मैं आराम से आपको जस्ट इसी चैप्टर में बस कुछ क्लास के बाद पढ़ाऊंगा। संगुणन और वियोजन, संगुणन वियोजन क्या है, संगुणन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, सीधी सी बात। तो संगुणन और वियोजन भी इसको जो है प्रभावित करती है, अर्थात विलेय का विलायक में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा विलेयता प्रभावित होती है। ये सीमाएं हैं, 3 लिमिट्स। इसका अनुप्रयोग क्या है स्टूडेंट, एप्लीकेशंस अनुप्रयोग क्या है भाई हेनरीज लॉ का। फर्स्ट है हमारा कार्बोनिकृत पेय पदार्थ, ठीक है, कार्बोनिकृत सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, कार्बोनिकृत पेय पदार्थ में इसका उपयोग होता है। कैसे, आप सब लोग देखे हो, सब लोग, हम मैक्सिमम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पिए हैं। अरे मतलब वो है यार, क्या बोलते हैं आपका, ड्रिंक वो पिए हैं ना, क्या बोलते हैं, कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट वगैरह वगैरह पिए हैं क्या, बिल्कुल पिए होंगे, है ना। थोड़ा सा पी करके उसको क्या करना, फिर ढक्कन लगा करके एक बार हिला देना, हिला करके छोड़ देना, पूरा खाली हो जाएगा। रीजन क्या है, उसमें एक्चुअल में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को उस सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके हाई प्रेशर में भरा रहता है उसको, उसमें डिसॉल्व रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब भी हम पीते हैं उसके बाद हमको थोड़ी देर बाद फिर डकार आता है। समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। समझ आ रहा है? जब हिला देते हैं उसके बाद छोड़ते हैं तो पूरा बाहर आ जाता है। रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो जो है आपका वायुमंडलीय दाब के साथ मिलना चाहता है, उसका दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो वो क्या कहता है, अपने आप को संतुलित करने के लिए बाहर आता है। सिंपल सी बात। तो जितने भी आप यहां पे लिखेंगे कार्बोनिकृत पेय पदार्थ में लिखेंगे मृदु पेय, कोको कोला, थम्स अप, ड्रिंक, बियर इत्यादि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उच्च दाब पर विलेय किया जाता है। समझ में आ गया? ये इसका फर्स्ट अनुप्रयोग है, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, बियर में, ठीक है ना, सब में। सेकंड है स्टूडेंट हमारा, इसका दूसरा अनुप्रयोग है रक्त में ऑक्सीजन का विनिमय। अरे भाई आपका देखो, यही सब उदाहरण भी आ रहा है ना। आपका जो ब्लड है वो एक्चुअल में क्या है, लिक्विड है, और हमारा जो ऑक्सीजन वो क्या है, हमारा गैस है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो फेफड़ा के अंदर हमारा काम क्या होता है, हृदय एक प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट करता है, और ऑक्सीजन को डिसॉल्व करता है रक्त में, तब जाकर के वो हमारे पूरे बॉडी में पहुंच पाता है। समझ में आ रहा है? ये है और कुछ नहीं है, तब जाकर के वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है स्टूडेंट।
तो ये कंपलसरी है। अगर उच्च दाब नहीं करता, अगर हृदय हमारा जो है उच्च दाब क्रिएट नहीं करता, तो शायद ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर टिश्यू तक, हर कोशिकाओं, सेल तक नहीं पहुंच पाता। समझ में आया? तो ये है रक्त में ऑक्सीजन का विनिमय। आप यहां पे लिखेंगे हृदय में उच्च दाब के द्वारा ऑक्सीजन को रक्त में विलय किया जाता है और उसके पश्चात रक्त ऑक्सीजन को पूरे परिवहन तंत्र में, रक्त परिवहन तंत्र में उसको पहुंचाता है या विनिमय करता है। तीसरा है स्टूडेंट, क्या चीज लिखिएगा, ऊंचाई पर। ऊंचाई पर जैसे कोई माउंट एवरेस्ट जाता है, ठीक है, फतेह करने के लिए, चढ़ने के लिए, या हम हिमालय में जाते हैं, तो हिमालय में जाते हैं तो मैक्सिमम देखिएगा ब्लड प्रेशर वालों को नहीं जाने देते हैं, है ना, शुगर डायबिटीज वालों को नहीं जाने देते हैं। तो जैसे ही हम ऊंचे ऊपर जब जाते हैं स्टूडेंट, तो वहां क्या होने लगता है, हमारा वायुमंडलीय दाब, ठीक है, कम होने लगता है। प्रेशर, सॉरी यार मैं बताता हूँ, कम होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है, नीचे कम हो जाती है, ठीक है। ऊपर चलने पर क्या होता है, कम होता है, तो उसके कारण ऑक्सीजन हमारा डिजॉल्व नहीं हो पाता बॉडी में, और ऊपर चलने पर आपका जो है ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमको क्या दिया जाता है, गैस का सिलेंडर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यह ऊंचाइयों पर। चौथा आ जाता है स्टूडेंट, हमारा चौथा जो आता है वो है समुद्री गोताखोर। समुद्री गोताखोर क्या होता है भाई, समुद्री गोताखोर को बताइए, बताते हैं आपको, है ना। समुद्र में जब चाहे सीप निकालने, क्या बोलते हैं, मोती लाने के लिए जाए, चाहे समुद्री गोताखोर सुरक्षा के लिए जाए, जैसे भी जाए, लेकिन समुद्री गोताखोर जब नीचे जाते हैं तो उनको सिलेंडर दिया जाता है। सिलेंडर में 3 गैसेस होते हैं स्टूडेंट, 3 गैसेस, क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ करता था। समझ में आ रहा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो क्या होता था, जब समुद्री गोताखोर नीचे जाते थे, तो नीचे जाने पर हमारा जो है दाब, वायुमंडलीय दाब बढ़ते जाता है। तो उच्च वायुमंडलीय दाब में ऑक्सीजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन होता था वह भी हमारे ब्लड में, रक्त में विलय हो जाता था। ऑक्सीजन होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन हमारी बॉडी को जरूरत पड़ता है, लेकिन नाइट्रोजन की जरूरत तो नहीं पड़ता। हाँ, वृद्धि के लिए जरूरी है, बट उतना ज्यादा मात्रा में जरूरी नहीं है। तो वो क्या होता था, जब नीचे जाते थे, वायुमंडलीय दाब उच्च होने के कारण जब हम सांस लेते थे तो नाइट्रोजन भी हमारे बॉडी में चला जाता था, और जिसके कारण जब वो वापस आते थे स्टूडेंट, कहां पे, तट पर जब आता था, तो जैसे ही तट पर वो उतरता, तो वायुमंडलीय दाब सामान्य होने के कारण वो नाइट्रोजन जो होता था वो वायुमंडल के साथ मिलना चाहता था, मतलब वहां से निकलना चाहता था। उसके कारण क्या होता था पता है, उल्टियां होती थी, नसें फट जाती थी, उल्टियां होती थी। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंड्स। इस बीमारी को क्या बोला जाता था, ब्लैंड्स बीमारी, ब्लैंड्स नामक रोग, समुद्री गोताखोर रोग होता है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम केवल ऑक्सीजन गैस लेते हैं, केवल ऑक्सीजन गैस। आप में इतना क्षमता है कि आप केवल ऑक्सीजन गैस लोगे। यहां तो आपका मात्र 21% ऑक्सीजन है वायुमंडल में, 71%, 75% आपका नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेस हैं, इतना पॉल्यूशन है, प्रदूषण है ना। तो आप क्या सोचते हो कि आप 100% ऑक्सीजन लेते हो, कि आपके नाक में मशीन लगा हुआ है जो सिर्फ ऑक्सीजन को लेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी क्वांटिटी में आप इनहेल करते हो गैसेस को जितना आपके वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में है। मात्र 21%, 25%, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30% आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो। बाकी 70% जो है हमारा गैसेस जो है डिफरेंट गैस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हो, मीथेन भी लेते हो, नाइट्रोजन भी लेते हो, पता है। लेकिन इसका प्यूरिफिकेशन कहां होता है, शुद्धिकरण कहां होता है इसका, आपका हृदय में होता है। हृदय में जैसे ही जाता है स्टूडेंट, तो वहां से हमारा केवल ऑक्सीजन, एकदम फिक्स मशीन है हमारा तंत्र, जो बॉडी है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम जो है भगवान का गुड क्रिएशन है, ठीक है, सबसे अच्छा चीज है। वहां जाकर के ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है। इतना मतलब प्रेशर है वहां, इतना ही प्रेशर है कि ऑक्सीजन बस जो है वहां क्या होता है, डिसॉल्व होता है। बाकी गैसेस तुरंत वापस हो जाता है। इसीलिए हम लोग पर सेकंड जो है गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं तो एक बार लिया गया ऑक्सीजन हमारे लिए अगर पूरा 100% ऑक्सीजन आता तो वो काफी होता, हमको 3 बार सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो उसमें सब चीज गैसें जाती है यार, लेकिन वो फेफड़े से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, अन्य गैसेस होते हैं वो। तो मैं क्या बता रहा था यार, समुद्री गोताखोर बता रहा था, ठीक है ना। कहानी है, बढ़िया कहानी है, कहानी नहीं है, इसको लिखना भी है आपको, ठीक है। तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण बाहर आने पर उसको ब्लैंड्स होती है, उल्टियां होती है, नसें फट जाती है। तब क्या किया गया कि नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम को उसमें मिलाया गया। तो हीलियम जो होता है स्टूडेंट, वो नीचे जाने पर कम विलय होता है हमारे रक्त के साथ, ठीक है। तो ये चीजें हैं समुद्री गोताखोर में। पांचवा एक और यूज हो जाता है आपका
जलीय जीवन में, ये तो सबको पता है, जलीय जीवन में, ठीक है। इन अ वाटर लाइफ क्या होता है स्टूडेंट कि मछलियां कैसे भाई ऑक्सीजन कैसे लेते होंगे, या मछलियां या जितने भी चीज़ें हैं वो कैसे ऑक्सीजन लेते होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी दाब पर, उच्च दाब पर जो है ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसी को जो है हमारा क्या करते हैं, मछलियां वगैरह इनहेल करती हैं। समझ में आ गए स्टूडेंट? तो भाई आज के क्लास में इतना ही, और कल का क्लास में बता देना बहुत बेसिक रहने वाला है, बहुत जरूरी रहने वाला है आपके लिए, बहुत जरूरी। अगर आगे आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है, राउल्स का नियम आएगा, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी है, तो वो चीज़ें आपको कल के क्लास में अगर बेसिक पढ़ोगे तब जाकर के आगे समझ में आएगी। और आज हमारा फिजिक्स का क्लास भी मिलेगा आपको शाम तक डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।